कभी सोचा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हजारों साल पुराने इतिहास को किसी भारी भरकम किताब से नहीं बल्कि एक स्टूडेंट के नोट से समझा जाए तो कैसा रहेगा? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये अनोखे नोट्स हमें अतीत के बारे में क्या-क्या सिखाते हैं। और ये रहे वो नोट्स। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है, ये तो एक कमाल का माइंड मैप है। यही आज हमारा गाइड बनेगा और हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। तो तैयार हैं? चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि शुरुआती बस्तियां कहाँ थीं, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, इतिहासकारों को पुराने जमाने के बारे में पता कैसे चलता है, और हाँ, इस जमीन को इसके नाम कैसे मिले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। आखिर शुरुआती इंसानों ने रहने के लिए कौन सी जगहें चुनी? सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब हमें उस समय की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। और हमारे नोट्स के मुताबिक इसका जवाब नदियों के किनारे और पहाड़ियों के बीच कहीं छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पुरानी बस्तियों में से एक हमें मिलती है नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ जो लोग रहते थे वो अपने आसपास के जंगलों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मतलब वे माहिर शिकारी थे और ये भी जानते थे कि खाने के लिए कौन सी जड़ें, फल और दूसरी चीजें जंगल से इकट्ठी करनी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। खेती का जो आइडिया था वो एक ही जगह पर नहीं आया। जैसा कि हम देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में करीब 8000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई, और लगभग उसी समय उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में चावल उगाया जाने लगा। ये दिखाता है कि उस जमाने के लोग कितने होशियार और अडेप्टेबल थे। अच्छा, खेती के बाद क्या हुआ? शहरों का विकास। करीब 4700 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पहले शहर बसने लगे, और फिर उसके काफी समय बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे मगध जैसे बड़े-बड़े और शक्तिशाली राज्य उभरकर सामने आए। तो लोगों ने एक जगह बसना तो सीख लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि घूमना फिरना बंद हो गया। सफर तो तब भी जारी था। चलिए जानते हैं कि इस घुमंतू जीवन के पीछे आखिर वजह क्या थी। सोचिए जरा, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, इन सब को पार करना कितना मुश्किल रहा होगा। फिर भी लोग लगातार सफर कर रहे थे। आखिर क्यों? क्या मकसद था इन यात्राओं के पीछे? हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी कई वजहें थी। कुछ तो बहुत बेसिक थीं, जैसे रोजी रोटी की तलाश या फिर बाढ़ और सूखे जैसी मुसीबतों से बचना। लेकिन कुछ कारण बड़े थे। सोचिए, व्यापारियों के बड़े बड़े कारवां कीमती सामान लेकर जा रहे हैं, सेनाएं नए इलाके जीतने निकल पड़ी हैं, और धार्मिक गुरु अपना ज्ञान और विचार फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्रा कर रहे हैं। और इन सभी यात्राओं का नतीजा क्या हुआ? एक शानदार कल्चरल मिक्स। जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो सिर्फ सामान ही नहीं बदलते थे, बल्कि आइडियाज भी शेयर होते थे। संगीत के नए तरीके, खाना पकाने की नई रेसिपी, कला के नए स्टाइल, सब कुछ आपस में घुल मिलकर एक नई और समृद्ध संस्कृति बना रहा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये सारी बातें जो हजारों साल पहले हुईं, हमें पता कैसे चलीं? इतिहासकार और पुरातत्वविद आखिर अतीत के सुराग ढूंढते कैसे हैं? नोट्स के मुताबिक हमारे पास अतीत को जानने के 3 मेन जरिए हैं। पहला, पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती थीं। दूसरा, शिलालेख जिन्हें पत्थर जैसी सख्त सतहों पर उकेरा जाता था। और तीसरा, पुरातत्व यानी पुरानी चीजों और इमारतों के बचे खुचे हिस्सों की स्टडी। और ये स्लाइड पांडुलिपियों और शिलालेखों के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से समझाती है। एक तरफ हैं पांडुलिपियां जो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं और बहुत नाजुक होती थीं। इनमें अक्सर धार्मिक बातें या कविताएं, कहानियां लिखी होती थीं। दूसरी तरफ हैं शिलालेख जो पत्थर या धातु पर खोदे जाते थे। जाहिर है ये ज्यादा टिकाऊ थे। इन पर हमें अक्सर राजाओं के आदेश या उनकी जीतों का ब्यौरा मिलता है। और पुरातत्वविद तो एक तरह के जासूस होते हैं जो जमीन के नीचे दबे सुराग खोजते हैं। वे खुदाई करके पुरानी इमारतों के खंडहर, पत्थर या हड्डी से बने औजार, सिक्के और बर्तन जैसी चीजें निकालते हैं। यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां भी ये पता लगाने में मदद करती हैं कि उस जमाने के लोग क्या खाते थे। और आखिर में चलिए हमारे उपमहाद्वीप के 2 सबसे मशहूर नामों की कहानी जानते हैं। ये नाम आखिर आए कहाँ से?
तो हमारे पास दो नाम हैं और दोनों की कहानी एकदम अलग है। पहला नाम है इंडिया, जो हमें सिंधु नदी से मिला। करीब 2500 साल पहले जब ईरान और ग्रीस के लोग यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु के पार की जमीन को इंडोस या इंडिया कहना शुरू कर दिया। दूसरा नाम भारत बहुत पुराना है। इसका जिक्र हमें लगभग 3500 साल पुराने ऋग्वेद में मिलता है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का नाम था। तो एक ही जमीन के लिए हमारे पास दो नाम हैं, जो दो अलग-अलग संस्कृतियों और ऐतिहासिक वजहों से आए हैं। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र की पहचान वक्त के साथ कैसे बनी है और बदली है। और अब अंत में एक सवाल। जैसे हमने पांडुलिपियों और औजारों से अतीत को समझा, वैसे ही सोचिए कि भविष्य के इतिहासकार हमारी दुनिया को समझने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, प्लास्टिक का कचरा या कुछ और? ये सोचने वाली बात है ना?